हाँ जी। तो बेटा हमारे पास देखो क्या चीज़ है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वांट ऑफ फैक्टर जो चीज़ थी वो इंट्रोड्यूस कैसे हुई। और सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो वर्ड आया, मतलब हम इन 4 प्रॉपर्टीज को ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आपका क्या था बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इन सॉल्यूशन की इन 4 प्रॉपर्टीज को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं। समझ में आया नहीं? ये रीजन कल वाले लेक्चर का था। समझ में आया नहीं? जब हमारे पास क्या था कुछ सॉल्यूशंस में, जब हम कुछ टाइप के सॉल्यूट जो थे जिनको डिसॉल्व करके हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे थे, और प्रैक्टिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी, अब वो चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने ऑस्मोटिक को बेस बना के वो समझाया, जो चीज़ ऐसे बेटा ऑस्मोटिक पे थी ऐसी सेम चारों चीज तीनों चीज़ों पे, यानी मीनिंग जो 3 प्रॉपर्टीज है उन पे, कि प्रैक्टिकली करके देखा, मान लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कुछ और आया, और जो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करके जब देखा तो कुछ और आंसर मिला। ठीक है ना? कभी जो हमारा प्रैक्टिकल वाला ऑब्जर्व वाला आंसर कॉलिगेटिव, तभी इसी को बोल देते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बेटा? तो वो मल्टीप्लाई में आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, मतलब कभी कम आ रही थी, वो फ्रिक्शंस में आ रही थी, और कभी इक्वल आ रही थी। तो जब भाई एक में हो, दो हो तो एक्सेप्शन मान लिया जाए। जब ये कई सारे सॉल्यूशंस में ऐसा हो रहा था तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है नहीं बेटा, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने पाया जितने आयनिक कंपाउंड थे जब हम उनका सॉल्यूशन बनाते थे, तो वो आयनिक कंपाउंड शुरुआत में आयन से एक दूसरे से बने हुए होते थे बेटा, डिजोल्व करने से पहले। लेकिन क्या होता है जब डिजोल्व करने के बाद आयन्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो जाता है सॉल्यूशन में, और वो एंटिटीज बढ़ जाती है। जहां पहले वो मिलके दो तीन चार आयन मिलके बेटा एक एंटिटी बनाए हुए थे, वो सॉल्यूशन में डिफरेंट मतलब मोर देन वन एंटिटीज हो जाते हैं। तो एंटिटीज बढ़ गई और उन्होंने देखा बेटा प्रैक्टिकली, है ना, ये चीज कैसे आई कि पार्टिकल बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ जाती है ना, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बेटा आप समझ में आया आपको उस न्यूमेरिकल से? क्योंकि जो सबसे पहले याद करो लास्ट टू लास्ट डे, मतलब परसों हमने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें यही तो था जो सौरभ ने कैलकुलेट करके बताया था, याद करो कि 1.7 है, उधर 5 पॉइंट है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने देखा कि हमारे पास क्या था कि भाई K2SO4 था, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास भाई ये क्या होता है 2 K आइंस में, है ना, और 1 सल्फेट आइन, तो देखो 2 एंटिटीज यहाँ बनी और 1 एंटिटी यहाँ बनी। तो हमारी जो बेटा आपने वहां यहाँ देखा कि यहाँ पे जो ये कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर था, है ना, और यहाँ पे जो निकल के आएगा मतलब सॉल्यूशन में इन द सॉल्यूशन, ये कंडीशन कौन सी सॉल्यूशन वाली है, बिफोर द सॉल्यूशन या आफ्टर द सॉल्यूशन बेटा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो, है ना, ऑब्जर्व जो है, तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ना मैं, है ना, ऑब्जर्व। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑब्जर्व था बेटा, है ना, वो ज्यादा मिला, ठीक है, और वो भी कितना ज्यादा मिला 3 टाइम्स, है ना, वो मिला भी कितना, है ना, 3 टाइम्स मोर मिला आपका। समझ में आ गया बेटा? तो इन्होंने देखा वो शुरू में एंटिटी भी एक है और इधर एंटिटी कितनी बन गई 3 बन गई, तो 3 टाइम्स हो रहा है। क्लियर? फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे आपने देखा एसिटिक एसिड था, हमने कल एक दूसरा न्यूमेरिकल कराया। क्लियर? तो एसिटिक या इधर बना देता हूँ। तो एसिटिक एसिड के केस में क्या हो रहा था कि शुरुआत में भाई एक हम समझाने के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए 2 ले लेते हैं, वैसे तो उसमें करोड़ों अरबों में। तो ईच 2 मॉलिक्यूल्स वैसे पहले डिफरेंट डिफरेंट है सोल्यूशन बनाने से पहले, ठीक है। इन द सोल्यूशन क्या होता है, ये डाइमर की फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसको बुक्स ऐसे करके लिखती हैं बेटा होल्ड ट्वाइस। होल्ड ट्वाइस का मतलब क्या है, ये दोनों यूनिट मिलकर अब एक यूनिट बन गई, ठीक है, पीछे की तरफ आ जाता है। नहीं तो डायग्राम से आपको पता ही है कल वाले चीज से, वो OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के डाइमर बना लेते हैं और डाइमर पूरे एक यूनिट बन गई। तो ये पहले कितने हैं बेटा, शुरू में देखो यहाँ पर ये शुरू में 1 है और बाद में 2 और 1 मिलके 3 हो गए, है ना। और ये क्या है, ये शुरू में 2 पार्टिकल्स है और बाद में दोनों मिलके क्या हो गए, एक एंटिटी बन गई, एक पार्टिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया, ठीक है ना, वो हमारे पास जो कैलकुलेटेड था और यहाँ पे क्या था ऑब्जर्व था बेटा, ठीक है। तो ऑब्जर्व वाला क्या आया, कम आया, क्लियर है। यहाँ पर ये वाला ज्यादा आया, तो अब वो ऑब्जर्व वाला भी कितना आया, वो इसका हाफ आया, जो था इसके इससे कितना मिला, हाफ मिला, ठीक है बेटा। तो देखा कि शुरुआत में सॉल्यूशन से बनाने से पहले 2 पार्टिकल्स हैं और बाद में कितने हो गए बेटा, 1 रह गए, आधे हो गए ना, 2 का 1 हाफ होता है। तो कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी जो ऑब्जर्व वाली है, प्रैक्टिकली वाली है, वो भी आती है। ऐसे सवालों से बेटा, ऐसे मतलब ऐसे जो सॉल्यूशन थे और उनके जो प्रैक्टिकली किया, इन चीजों से साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। पार्टिकल आधे रह गए, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आधी आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, पार्टिकल 3 यहाँ 1 था, 1 से 3 पार्टिकल बन गए,
इन द सॉल्यूशन 2 के आइन बन गए, 1 सल्फेट आइन बन गया। तो ऐसे पार्टिकल 1 से 3 हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी 3 टाइम चाहिए। और जहां पर एज सच रहे जैसे ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज था, है ना, वहां पे एज सच रहे, ठीक है, तो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू होता था सेम। ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूजन निकाला और उसको डेफिनेशन बना दिया। समझ में ये चीज है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा, पार्टिकल कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होगी लेस। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये चीजें क्लियर है। तो ये हमने कल का लास्ट के 2-4-5 मिनट का लेक्चर यही था। मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि मुझे पता है कल लास्ट के 5 मिनट में कई बच्चे है ना ट्वीट करने लगे थे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं सुना हो तो वो आ गए। तो इस तरीके से बेटा देखो ये, और वन ऑफ फैक्टर क्या था, है ना। अब देखो वन ऑफ फैक्टर की देखो यही से जो हमारे पास जो मैंने कहा था ना, वन ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उनमें से एक फॉर्मूला इसी चीज पर बेस्ड है। ठीक है ना, कैसे बेटा देखो वो वन ऑफ फैक्टर को आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, मतलब मोल्स बेसिकली पार्टिकल ही होते हैं, मोल्स बोल दो, है ना, या पार्टिकल बोल दो, बात तो वही आ जाती है ना। नंबर ऑफ मोल्स, है ना, या पार्टिकल्स, जैसे मानो होता है ना 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही तो होते हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या बेटा कुछ भी हो। ठीक है, तो वही चीज, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन किसमें होती है बेटा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स में रहती है, इसलिए वो लिखना था। क्लियर। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ना, या मतलब पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि देखो जो K2 आयनिक सॉल्ट है वो क्या होते हैं बेटा, वो तो डिसोसिएट और वो मतलब आयंस में डिसोसिएट होता है ना। तो अब देखो हमारे पास जो आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इन द सॉल्यूशन दो दो पार्टिकल, 2 आयन इसके हैं और 1 आयन इसका है। ठीक है, तो हमारे पास पार्टिकल्स बेटा देखो कुछ भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यहाँ पर देखो डिसोसिएशन का केस है तो मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, आयन सी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है देखो, 2+1, 2+1 हमारे पास होगा 4, कितना है 1, हमारे पास क्या आ गया 3। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से निकल के आई इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास एक चीज ये बनी बेटा देखो। सेम इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे आए तो सेम फॉर्मूला आई इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन। क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ, है ना, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, है ना, बिफोर डिसोसिएशन, वो सॉरी बिफोर एसोसिएशन। तो ये केस किसका है बेटा, एसोसिएशन। सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल, अब देखो यहाँ पार्टिकल क्या है ना, मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पार्टिकल क्या है, ठीक है, जैसे ये पूरा पूरा एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, डाइमर। पहले भी मॉलिक्यूल है, जुड़ने के बाद भी मॉलिक्यूल है। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए वो एक मेन वर्ड पार्टिकल हो जाता है। हम आयन एटम मॉलिक्यूल के चक्कर में ना किसी को अच्छा रहेगा। ठीक है ना, हम तो क्वांटिटी एंटिटी से मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ आफ्टर एसोसिएशन कितने बन गए, ये दोनों जुड़ के एक बन गया बेटा। क्लियर। और बिफोर ये क्या है, दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल अलग अलग है। तो देखो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, हाफ आ गई। तो देखो वही यहाँ भी कर रहा था हमारा, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या आ रही थी, हाफ आ रही थी। ठीक, अब इसी से देखो हम एक दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये पाई ऑब्जर्व्ड है, जो आपने देखा कल आधा आ रहा था, है ना, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ठीक है, प्रैक्टिकली बोलो या कैलकुलेटेड बोलो, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। अब पाई क्या है भाई, आप देखो बेटा जैसे एसिडिक एसिड के केस में आपने कल देखा क्या हो रहा था, और ये आपके दोनों का एक साथ ही लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही समझाएंगे। तो आई बराबर यहाँ पे पाई क्या था बेटा हमारे पास, है ना, कैलकुलेटेड, है ना, और हमारे पास क्या है, पाई ऑब्जर्व। ठीक। अच्छा एक बार जैसे देखते हैं, मतलब ये कैलकुलेटेड देखो, मतलब हम
आप फॉर्मूले रटो नहीं, क्योंकि रटने में मिक्स हो जाते हैं। तो हम फॉर्मूला बना सकते, चाहे तो मेरा उल्टा बनाओ या सीधा बनाओ, वो खुद ही चेक हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये पाई ऑब्जर्व ऊपर आएगा, पाई का नीचे आएगा, शायद मैंने उल्टा लिख दिया हो या शायद सही भी हो। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूले होने से बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, ये ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं। देखो, आप याद करो, हमने कल परसों ये जब न्यूमेरिकल कराया है ना, परसों कराया था ना ये वाला केस, आप याद करो जो पाई कैलकुलेटेड आया था शुरू में, वो कितना आया था? 1.7 इंटू 10⁻³ आया था, आप याद करो ये चीज। और जो पाई ऑब्जर्व था वो उसका 3 टाइम्स आया था। ठीक है, तो वो कितना आया था हमारे पास? 5.2 इंटू 10⁻³ आया था। आप सभी बच्चों को याद हो तो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू जो होती है, ये ऑब्जर्व वाली, देखो आई की वैल्यू क्या निकल के आई है अगर हमने इस फॉर्मूले से देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 आ रही है, तो वॉल्टर फैक्टर की वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी उस सवाल के लिए, उस सॉल्ट के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए, मेनली उस सॉल्यूशन के लिए तो वॉल्टर फैक्टर सेम रहेगी। तो अब हमें यहाँ के थ्रू भी बेटा देखो 3 लाना है, वॉल्टर फैक्टर हमें कितना लाना है? 3, है ना। 3 कब आएगा? 3/1 होगा, वही तो बराबर 3 के होता है। आप मुझे बताओ, अब 3 क्या चीज है ना, ऑब्जर्व वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जब चीज ऊपर आएगी बेटा, 5.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.7 समथिंग, है ना, तो इंटू 10 क्या होगी? -3। तो इससे ये कटेगा, इससे ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, मतलब, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 3 बन जाएगा। तो देखो ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है 5.2 या कैलकुलेटेड वैल्यू है? आगे समझ में? तो देखो फॉर्मूले खुद ही बना सकते हैं, फॉर्मूले में रटते रहते हैं और फिर हम उल्टा हो जाता है हमको रटते टाइम, वो थोड़ा सा उस टाइम, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बेटा, एक प्रेशर होता है, फोबिया होता है, और वो फोबिया हमसे गलती करा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने आपने देखो ये तो याद करो, वेंटो फैक्टर का सबसे इजी जो है फॉर्मूला वो तो यही है ना, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर। समझ में आ गया? नहीं, क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो और यहाँ लेकिन इसमें भी गलती मत कर देना, मानो अब आप सब लोग कि भाई पता चला ये बिफोर ऊपर कर दिया और आफ्टर नीचे कर दिया, ये गलती आपकी तरफ से नहीं होगी। ये गलती होगी तो भाई नीचे वाले सारे फॉर्मूले इसी पे बेस करके मैं समझाऊंगा बनाने, तो यही गलत हो गया तो नीचे वाले तो उल्टे बन के आएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, हम ऊपर फाइनल प्रोडक्ट वाली बात रखते हैं, है ना भाई, देखो सोल्यूशन ऊपर रखते हैं कहने का मतलब, है ना। आपने K2SO4 जब तक नहीं बोला था, है ना, हम तो अब सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं ना, तो हमने ऊपर क्या रखा? सोल्यूशन। तो जैसे मान लो आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 100 में आपके 70 आए, तो रिजल्ट क्या है ना, रिजल्ट ऊपर है ना 70/100, है ना। वही चीज यहाँ पर कि आपने भाई सॉल्यूट जब तक अलग अलग था तो अलग था, सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग, फाइनल दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया, उसी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे रहे हो। रिजल्ट क्या है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन रिजल्ट है ना, जो एक्टिविटी है। तो वही सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन वाली चीज क्या है? वो इधर की तरफ है, क्योंकि ये बिफोर है, ये आफ्टर द सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो हमने वही रखना, तो याद रखना कि ये आफ्टर ऊपर आता है। और देखो दोनों केसेस में, चाहे डिसोसिएशन का केस हो, चाहे बेटा हमारा एसोसिएशन का केस हो, बोथ केसेस में ऊपर हमेशा क्या आएगा बेटा? आपका आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन। हमेशा नीचे क्या आएगा? है ना, बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन, याद रखोगे। अब इससे क्वांटम फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई, और जब 3 आ गई, ठीक है, तो अब हमें एक क्वांटम फैक्टर हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड वैल्यूज की से भी निकाल सकते हैं बेटा। तो वो भी क्वांटम फैक्टर की वैल्यू थोड़ी बदलेगी उस सॉल्यूशन के लिए, तो वो 3 रहनी चाहिए। देखो 3 कब आएगा? जब हम ऑब्जर्व्ड को डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे बेटा, किससे? हम, है ना, आपके बेटा कैलकुलेटेड से। तो देखो पहले मैंने जो लिखा था वो उल्टा लिख दिया, नहीं तो मान लो आपसे गलती हो भी गई तो आप वो चीज करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो हमारे पास क्या है, एक एक हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, मतलब ऑस्मोटिक है तो ऑस्मोटिक है, क्लियर पॉइंट। और नीचे क्या आएगा? कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, है ना, कॉलिगेटिव, है ना, प्रॉपर्टी, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास ये एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ बेटा क्वांटम फैक्टर निकालने का। एक फॉर्मूला इसी पे बेस्ड होके नहीं है, ये वैसे प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा, प्रैक्टिकली तो हुआ ये
कि भाई हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, हमने कैलकुलेटेड मतलब वैल्यू निकाली, देन हमने प्रैक्टिकल करके देखा, तो दोनों में जो डिफरेंस आया है ना, देखो यही मैं कल आपको बता रहा था वॉल्टर फैक्टर की डेफिनेशन, कि वॉल्टर फैक्टर क्या है बेसिकली, जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस वर्ड मैंने यूज कर, मैंने आपसे कहा भी था कल, थोड़ी डिफरेंस का मतलब डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, नहीं ना डिफरेंस नहीं है, मतलब कहने का तुमने वो वर्ड ही गलत यूज किया कि डिफरेंस मुझे करने ही चाहिए, मुझे बोलना चाहिए वॉल्टर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द, है ना, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में कि मान लो कोई सॉल्यूशन बनाया, उसकी जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने ऑब्जर्व करके उसकी वैल्यू निकाली, है ना, और जो प्रैक्टिकल है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उन दोनों का जो रेशो होता है, दैट रेशो इज कॉल्ड द वॉल्टर फैक्टर। आ गया पॉइंट समझ में बेटा? तो ये बेसिकली वॉल्टर फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो इसी पे बनी है, समझ ना इस पे, ये तो इसका रीजन है भाई ऐसा क्यों मिला। देखो ये बेसिक डेफिनेशन है वॉल्टर फैक्टर की, क्लियर, और ये इसका रीजन क्या है, वो ये है कि भाई ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 3 टाइम्स क्यों आई है इस कंडीशन, इस वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ में, तो वो क्यों आई, क्योंकि आफ्टर द डिसोसिएशन वहां पे 3 पार्टिकल्स हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वॉल्टर फैक्टर का, ये इस वाले का रीजन है। आएगा बच्चों समझ में? तो इसी तरीके से देखो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो तो देखो हर जगह सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, वॉल्टर फैक्टर बराबर हमारे पास ऑब्जर्व, ठीक है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, कैलकुलेटेड, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप याद करो कल की वैल्यूज, तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रही है ना, जो भी वैल्यूज थी आप उसमें करके देखना, कल वाले न्यूमेरिकल में बताओगे बेटा एसिटिक एसिड में कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी और ऑब्जर्व कितनी थी, कोई भी एक बच्चा मुझे बता दे। ये कौन क्या है, कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व? 9 वाली कैलकुलेटेड है, 977 पॉइंट है, दोबारा बता बेटा, 900, कोई बेटा एक बच्चा दोबारा बता दो। हाँ 99, ठीक, 99 हो गया, उसके आगे 768, ठीक है, 7 के बाद पॉइंट है, ठीक है बेटा, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी हमारी, 498.84, ठीक है बेटा। तो अब हम देखो अप्रोक्सीमेटली भी देखें, तो 498 में और 0.84 है, तो मैं इसको मान सकता हूँ ये मतलब 499 मतलब 500 के अराउंड है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही कम है 500 से, है ना, ये कितना है, देखो 500 में डबल करेंगे तो हमारे पास 1000 बनना चाहिए, तो ये 1000 से भी थोड़ा सा कम, तो वही देखो ये हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या है ये, है ना, 1/2 आ गया। तो देखो आई की वैल्यू हम चाहे पार्टिकल के एसोसिएशन या डिसोसिएशन का निकालें, या बेटा हम आई की वैल्यू हम बेटा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो से निकालें, है ना, तो दोनों तरफ से सेम ही आ रही है। तो इस तरीके से बेटा देखो आपको ये दो फॉर्मूले समझ में आए, है ना, वन टॉप फैक्टर के आई के, ठीक है। हाँ जी बच्चों बताओ, किसी भी बच्चे को अभी तक वाले में से मैं इसको रब करके थोड़ा थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना बेटा, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड है और उसी पे उस फॉर्मूले को बता के फिर मैं एक टॉपिक है ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, फिर उसकी तरफ, ठीक है। तो बताओ बेटा अब तक वाले में आप में किसी को जो सब इसको समझ में कुछ नहीं आया हो तो अभी पूछे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बस, हाँ जी अनुज आगे समझ में, ओके, दर्पण, चलो अच्छी बात है, वरुण, देखो बच्चे लोग फालतू में डरते रहते हैं, छोटी छोटी आसान आसान चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारा एक नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेटा, वो एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो देखो कैसे बना, एक आपने देखा है कि हमारी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, हम देखो मैं कुछ साफ कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए,
जैसे चलो यही वाला सर्च करता हूँ, आई वाला फॉर्मूला, उसमें इसका यूज पड़ेगा। तो हमारे पास देखो क्या चीज है बेटा, एक चीज, जैसे आपने देखा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का जो फॉर्मूला होता है, पाई बराबर बराबर क्या होता है बेटा, सी आर टी। सी आर टी में हम करेंगे एन अपॉन वी आर टी, क्लियर। और एन अपॉन वी मोल्स को अगर हम ओपन कर दें तो क्या बन जाता है, वो वेट अपॉन ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी है बेटा, पाई। तो ये मॉलिकुलर मास ही तो होता है, ये क्या है बेटा, देखो मोलर मास है, ठीक है, और ये पाई है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम जाएं बेटा किस चीज में, अगर हम एल डेल्टा टीवी में जाएं बेटा, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन करें तो क्या बनता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही बनता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। और इनटू में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। ये केजी में है तो हम 1000 जाएंगे। तो देखो यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ भी मोलर मास है ना, इसके इधर क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है। यहाँ भी ये पाई एक रेसिप्रो है, और जैसे बेटा डेल्टा टीवी की जगह मैं टीएफ कर दूंगा तो यही डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। आपने देखा, तो आपने देखा तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई, ऐसे फोर्थ पे भी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि पाई मॉलिक्यूलर, देखो सब चीज वेरिएबल वाली है। कैसे, देखो भाई टेम्परेचर बदल सकता है, आर एक कांस्टेंट है, चलो। और मतलब प्रैक्टिकल करते टाइम जो आर भी, आर को भी क्या रखते हो, वैसे तो आप प्रैक्टिकल करते टाइम कांस्टेंट, मतलब ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, तो एक सिस्टम का टेम्परेचर फिक्स रहता है ना, वो तो बदलता नहीं है। तो टेम्परेचर और आर ये वैसे कांस्टेंट है, तो ये वैसे हमारे पास आया डब्ल्यू और बी वेरिएबल है। भाई आप कितने ग्राम सॉल्यूट को ले रहे हो, उससे सोल्यूशन कितना बना रहे हो, आप 6 ग्राम से 250 ml सोल्यूशन भी बना सकते हो, 6 ग्राम सॉल्यूट से 500 भी बना सकते हो, कंसंट्रेशन बदलेगी। तो ये पूरी चीज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कंसंट्रेशन पे बेस्ड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कंसंट्रेशन में दो चीज तो बदलने वाली है, लेकिन ये चीज बदलने वाली नहीं है ना। तो इसी का रिलेशन देखा हमने किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे याद है हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम टाइम पे पढ़ाया कि जैसे एटॉमिक नंबर के टाइम पर मॉसले ने एटॉमिक नंबर को के टाइम पर हेल्प किसके लिए, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की नहीं ली, जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं उसके बावजूद। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेरिएबल है, एटम से आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन फिक्स है, क्लियर। तो इसीलिए उसने क्या बोला, द टोटल पॉजिटिव चार्ज विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेम इसी वजह से कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करती है जी, कंसंट्रेशन पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जो बदलती है वो गिवन वेट और वॉल्यूम के बेसिस पे बदलती है, लेकिन मोलर मास थोड़ी बदलेगा। आप चाहे 6 ग्राम को 250 ml सोल्यूशन बना लो, चाहे 60 ग्राम को बना लो, मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी बदलेगा, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक रिलेशन डेवलप किया, इससे मोलर मास से, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है बेटा, है ना, तो ये सही है। और ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप मुझे खुद ही बताओ, क्लियर। तो यहाँ पर और दूसरी चीज एक क्या, एक तो चीज ये हो गई कि हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वन टू फैक्टर का, वो एक फॉर्मूला तो इस बात पे बेस्ड है कि भाई सॉल्यूशन से पहले कितने पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन के बाद कितने पार्टिकल हैं, चाहे वो एसोसिएशन का केस हो चाहे। दूसरा फॉर्मूला किस पे बेस्ड है ना, वन टू फैक्टर का बेटा हमारा, कि भाई जो हमने फॉर्मूला हमें पता है उसके बेसिस पे कितनी कैलकुलेटेड आ रही है वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना बेटा। और हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो उनका रेशियो। अब तीसरा इस मॉलिक्यूलर मास बेस्ड फॉर्मूला है, तो वो मॉलिक्यूलर मास कैसे आया, इसकी एक वजह और एक दूसरी मेन वजह जिससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ से आप दोनों से ही न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, तो इतनी चीज आप समझे। और आप जैसे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां भी देख सकते हो, जैसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, है ना, पी नॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा, यही होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही आता है। और यहाँ पे कहते हैं सॉल्यूशन तो फिक्स रहता है, सॉल्यूट ही तो बदलते हो, जैसे कंसंट्रेशन बदलोगे आप तो अमाउंट सॉल्यूट का बदलोगे तो मोल फ्रैक्शन भी बदल जाएगा, लेकिन मेन रोल तो इसका ही होता है। अब इस पे जाओ तो यहाँ पे भी क्या आता है आपके पास, वेट अपॉन मोलर वेट आता है, नहीं आता है यहाँ भी, क्लियर। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन में क्या है, जो इंपॉर्टेंस है वो सॉल्यूट के मोल्स की होती है,
सॉल्यूट के मोल में भी नीचे की तरफ क्या आता है, आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आता है। तो बेटा जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो है ना, उसमें सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली है ना, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली होता है कि मोलर। लेकिन अब वो मोलर मास को हमने लिया क्यों, ये वाली चीज तो बस मैंने इसलिए समझाई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या मोलर, है ना। अब आओ मोलर मास इंट्रोड्यूस क्यों किया हमने क्वांटम फैक्टर बताने में, वो देखो आपको यहीं से समझ में आएगा। तभी बेटा देखो मैंने आपको ऐसे न्यूमेरिकल कराए कि जिनके बेसिस पे आप इस थ्योरी को समझ पाए, और ये प्रैक्टिकल चीजें थी। मतलब ये नहीं है कि यही एग्जाम्पल लिए होंगे साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन इस जैसे लिए, मतलब इन जैसों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसी के बेसिस पे थ्योरी डेवलप हुई। जैसे मैं कई बार कहता हूँ क्लासरूम में भी आपको बताया कि साइंस में प्रैक्टिकल नेचर में चीजें थी, उनको ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वो रीजन बना दिया, वो लॉ बना दिया। सही, या साइंटिस्ट के मन में कुछ आया कि ऐसे करके देखें तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने 10-15 चीजों पे काम किए, है ना, बहुत सारी चीजों पे किए, तो जो एक सिमेट्रिकल रिजल्ट मिला उसको एक लॉ बना दिया। तो हमारे यहाँ एक्टिविटी पहले होती है साइंस में, मतलब एक्टिविटी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, चाहे नेचर में प्रेजेंट हो, उसको ऑब्जर्व किया या साइंटिस्ट के मन में कुछ आया, इमेजिनेशन आया, उसने करके देखा, देन जब एक सिस्टमेटिक रिजल्ट मिले, उस सिस्टमेटिक रिजल्ट को लॉ बना दिया। लेकिन क्लासरूम में क्या है, सबसे पहले लॉ पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैं कई बार क्लास में भी यही बात आपसे कहता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैंने वही कोशिश करी क्वांटम फैक्टर को कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो चीज समझ पाओ, एक्चुअल में वहां भी कैसे हुआ था। ठीक है ना, चलो अब इससे आगे बढ़ते तो देखो अब हमारे पास देखो क्या चीज है। अब आप मुझे बताओ, जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं पाई बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। लीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनटू आर इनटू टी, यही फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए हमने कल वाले न्यूमेरिकल में 6 ग्राम लिया, है ना, एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया, और हमने उससे 250 ml सॉल्यूशन बनाया, है ना, या मान लो 1 लीटर में। तो देखो ये जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग रहे, क्लियर। तो जो ये और इसका जो मोलर मास था, चलो ये तो गिवन मास हो गया, और इस एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है, ठीक, मैं इधर इधर की तरफ समझाते टाइम लेकिन जरा, है ना, तो जो मोलर मास है बेटा वो आप बताओ मुझे कितना होता है। आदि तनिष्का, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? अरे ये तो आप याद रहने चाहिए थोड़े बहुत। हाँ 60 क्या ग्राम पर मोल, यही होता है। मतलब 1 मोल अगर हमारे पास एसिटिक एसिड, अब म्यूट कर लो, तो 1 मोल अगर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है तो उनका मास कितना आएगा, 60 ग्राम आएगा, दैट इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपने बेटा जो एक मॉलिक्यूल था, अभी जैसे आप कह रहे निकाल के बता रही हूँ, तो आपने इसको ही तो 1 मॉलिक्यूल के तो ऐड करके ये बताया आपने, ठीक है। लेकिन आप सोचो जब प्रैक्टिकली यहाँ पर जब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया, तो वहां पर तो बेटा 2 यूनिट जुड़ के, वहां पे तो क्या हुआ बेटा, देखो ये C डबल बॉन्ड O और OH, और एक दूसरी यूनिट है C डबल बॉन्ड O और OH, है ना, इसका डेल्टा प्लस, इसका डेल्टा माइनस, इसका डेल्टा प्लस, इसका डेल्टा माइनस, और ये आपस में जुड़ गए, अब तो ये पूरी एक यूनिट बन गई। तो तनिष्का मुझे बताओगी भाई, सॉल्यूशन में मिलाने से पहले तो ये कंडीशन थी, तो अलग अलग मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, तो वहां पे 1 मॉलिक्यूल का जो मास था हमने उसको बेसिस पे मोलर मास बता दिया। तो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल का मास इतना ही था, लेकिन जब सॉल्यूशन बना दिया तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर डाइमर बन गए। तो सॉल्यूशन में तो एज ए फॉर्म ऑफ द डाइमर प्रेजेंट है, तो इसका मास कितना होगा, इसका डबल होगा, मतलब इस चीज का मास हमारा 120, क्योंकि अब तो ये पूरा मिलके एक मॉलिक्यूल ही बन गया है। डाइमर क्या है, डाइमर अपने आप में भी एक क्या कहलाता है, एक एंटिटी कहलाती है, एक पूरा पीस कहलाता है, एक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो अब मॉलिक्यूल बन के इसका मास कितना है, 120। तो आप मुझे बताओ बेटा जरा सोच के कि अभी तक जब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू जब आप निकाल रहे थे, इधर की तरफ आप देखो कि यहाँ पे क्या लगा रहे थे, 6 ग्राम उसका बेटा जो गिवन मास है आपने वो, और यहाँ क्या लगा रहे थे आप, 60 इंटू 250 ml, और इंटू में 1000 हो गया, इंटू आर की वैल्यू इंटू टी की वैल्यू। तो यहां से जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी उसमें मोलर मास यूज आप कितना कर रहे थे, 60 यूज कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन में बताओ ये पूरा 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बन गया, तो यहाँ मास क्या आना था, 60 की जगह 120। अब समझ में आया
कि क्यों आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू अलग आ रही थी कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो कैलकुलेटेड में तो आप ये मान के चल रहे हो एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उसके बेसिस पे मोलर मास आपने निकाल दिया, तो आपने 60 लगा दिया। तो आप यहाँ पे नॉर्मल मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल मोलर मास कह सकते हो आप, है ना, मोल्स पे है तो ये तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास होता है। लेकिन वहां पे लग क्या रहा है, 60 की जगह 120, क्योंकि अब तो ये पूरा मिलके एक बन गया। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी बेटा डेवलप हो गई। भाई नॉर्मल कंडीशन क्या है, हम तो मॉलिक्यूल बच्चे क्या सोचेगा, वो तो इसको मान के चलेगा एसिटिक एसिड है, इसका मास 60 लगना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या यूज में आ रहा है, 120। तो वो एबनॉर्मेलिटी होगी नहीं होगी, नॉर्मल से हटके हो गया बेटा। तो जो नॉर्मल से चीज हटके होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एबनॉर्मल। ऐसे यहाँ देखो बेटा, तो अब आपको समझ में आया। अब आप सोचो किसी क्वांटिटी को नीचे 60 से डिवाइड कर रहे हो, आप सोचो आप इस पूरी क्वांटिटी को, जैसे मान लो चलो मैं वैल्यू भी लगा दूं 8.314 इंटू मान लो 27 था तो 300 हो गया। अब आप सोचो आप इस पूरी क्वांटिटी का जो भी एक मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करके वैल्यू आएगी, आप इस वैल्यू को अगर 60 से डिवाइड करो और आप इसी वैल्यू को 60 की जगह 120 से डिवाइड करो, तो रिजल्ट आधा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यही चीज क्या कहलाती है बेटा, हमारे पास एबनॉर्मल वांट ऑफ फैक्टर में रिजल्ट में, मतलब जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसमें जो रिजल्ट बदला, उसमें एसोसिएशन होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बदली और उसका मोलर मास बदल गया, उसके मोलर मास में एक चेंज आ गया। और मोलर मास में चेंज आने की वजह से जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की उसमें चेंज आया, है ना। तो ना अगर एसोसिएशन होता, ठीक है, और एसोसिएशन ना होता तो बेटा वही हम नॉर्मल मास लगाते हैं यहाँ पर 60। तो प्रैक्टिकल वैल्यू और वो क्या थी, बराबर आती है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे यहाँ देखो बेटा, हम मान के चल रहे हैं इतना, कल कितना आया था, आई थिंक 174 था शायद, है ना, जो भी था मतलब। तो हम तो यहाँ पे लगाएंगे 174, लेकिन अब वहां क्या है, ये एक 39 का टुकड़ा अलग हो गया, 39 का एक टुकड़ा अलग हो गया, और ये सल्फेट जितना भी मास बने वो टुकड़ा अलग हो गया। तो अब तो हम क्वालिटेटिव है ना, पार्टिकल में टुकड़े तो अलग अलग हो गए। यहाँ इकट्ठा 174 से डिवाइड करते बेटा, अब एक हम उसके टुकड़ों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं। मान लो किसी चीज को आप एक 174 से डिवाइड करो और एक 39 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर जो आएगा वो बढ़ के आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा देखो, जहां डिसोसिएशन होता है वहां हमेशा पाई की वैल्यू ज्यादा आती है, मोर देन 1 आती है, ठीक है, और जहां एसोसिएशन होता है वहां आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। आगे पॉइंट समझो बेटा, ठीक है। तो एक, हाँ बस हमारे पास अब एक फॉर्मूला बचा, उसका वो और बता दें, ठीक है, नहीं तो वो फिर आप अपनी इंग्लिश की क्लास कर सकते हो। तो हमारे पास तो जो तीसरा फॉर्मूला है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, वो किस पे बेस्ड है बेटा, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड है। तो नॉर्मल मोलर मास, देखो बुक में कहीं पे मॉलिक्यूलर मास भी मिलता है, कहीं पे मोलर भी हो जाता है ना, वो बस डिफरेंस क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल का मास मोलर मॉलिक्यूलर है और 1 मोल पे काउंट कर लो तो वो हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, चलो मॉलिक्यूलर जनरली यही यूज है। और यहाँ पे दो वर्ड मिलते हैं, एबनॉर्मल या फिर बेटा ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व भी तो है, समझ में आ गया नहीं, तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आप देखो एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60, और 2 यूनिट जुड़ने के बाद कितना हो गया, वो हो गया 120, तो कितना आ गया, हाफ आ गया। तो देखो यहां से भी आई की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो देखो 3 फॉर्मूले हुए हमारे, क्लियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला है। अब देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के हमारे कुछ सवाल हैं, है ना, उनमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर का डेटा कभी इस तरीके से दे रखा है, तो आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। कल को न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको पहले, फिर आपको दूंगा, ठीक है ना। तो कहीं पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, कहीं पे इस तरीके से दे रखी है, कहीं पे वो पार्टिकल के डिसोसिएशन और एसोसिएशन है। तो इन 3 तरीके में से कैसे बेटा पहले आपको आई निकालना है, समझ में आ गया बेटा, और वो आई की वैल्यू हम वहां लगाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो कल हम ऐसे न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये था आज के मेरे लेक्चर का बेटा, कि आप ये समझ पाओ ये 3 फॉर्मूले बने कैसे और इनके पीछे के रीजन क्या है ना, लॉजिक्स क्या है बनने के। क्योंकि मैं आपसे तो कई बार कहता हूँ फॉर्मूला याद कर लो, उसमें डेटा पुट कर दो, ये बहुत आसान है, और आज के बच्चों को वही अच्छा लगता है, इसलिए ये रामायण पढ़नी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है ना बेटा। चलो, तो इस तीसरे वाले में किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताओ जल्दी बेटा, जो तीसरा अभी मैंने बताया।
हाँ जी बच्चों, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलो, तो अब देखो 9:20 बेटा 9:18 हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को अपनी क्लास करनी हो, क्या नाम है, तो वो क्लास कर सकते हैं। बाकी जो तुम्हारे रह गए थे, एक रंजन की प्रॉब्लम है और एक उसकी है, तो आप लोग दोनों रुक जाओ, बाकी अपनी बेटा क्लास कर लो, क्योंकि 9:20 पे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी ना। हाँ जी बच्चों, अपना क्विट करके अभी अगर आज वाले लेक्चर में कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लो, नहीं तो क्विट करके जल्दी जल्दी बेटा आप अपनी इंग्लिश की क्लास में जाओ, ठीक है नहीं। हाँ जी, तुम बाकी वो परमजीत आप हो या आप भी गए। हाँ जी परमजीत, अब आप अपनी सुनो बेटा। आपने देखो एक क्वेश्चन भेजा था, वो बोर्ड वो एनसीईआरटी में भी है शायद, और वो बोर्ड पता नहीं एनसीईआरटी का तो मुझे पता नहीं, बट बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये था कि 0.9 कंसेंट्रेशन का एक NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है ना बेटा। और उसका वो मिक्स जो भी किया गया उसका मतलब वो आइसोटोनिक है, किससे एक दूसरे वाला एक सोल्यूशन है, और किससे एक ही कंसेंट्रेशन दे रखी है, वन आपकी कितनी दे रखी है 1.2, एक की शायद 0.6 है। एक मिनट, हाँ जरा मुझे बताना क्या क्या कंसेंट्रेशन है बेटा। एक तो 0.9 है, और सबसे पहले जो मेन है, हाँ एक 1.2 और एक 0.6 है शायद, है ना। अच्छा 0.4% है ना, ये इस टाइप से है ना। ठीक है, तो देखो बेटा आपको करना क्या है, आपको देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, है ना, आपको खुद सोचना है आंसर, और आपका आंसर मैच कर जाएगा, आप अपना मार्क्स मैच करना, है ना। मतलब मैं डायरेक्ट बता दूं और एक मैं आपको करना सिखाऊं, आप खुद करके देखो तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होगा, है ना। देखो क्या चीज है, मान लो एक तरफ आपने 0.9% कंसेंट्रेशन का एक सोल्यूशन भरा, है ना, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, आपने 1.2% का भरा। आप मुझे बताओगे मोर कंसेंट्रेटेड कौन सा है, ये 0.9 वाला कि 1.2 वाला। हाँ परम जी, दोनों में मोर कंसेंट्रेटेड कौन सा है, 0.9 या 1.2। हाँ 1.2 जी मोर कंसेंट्रेटेड हो गया, सीधी सी बात है बेटा, क्लियर। और देखो हमेशा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से जाते हैं या कंसेंट्रेटेड से जाते हैं। डाइल्यूट, ऑस्मोसिस क्या कहती है, डाइल्यूट से जाना। ठीक है, तो क्योंकि डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं, इन दोनों में डाइल्यूट कौन है, ये, और ये कौन है, कंसेंट्रेटेड। तो इधर की तरफ से सॉल्वेंट निकल निकल के जाएंगे बेटा, क्लियर। और जब बेटा देखो जो 0.9 वाला मेन सॉल्यूशन है और इससे सॉल्व जब वो इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसके मोर कंसेंट्रेटेड है, और सेमी परमेबल के थ्रू इसको करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, यहाँ से निकल निकल के वो नेचुरली रह जाने लगेंगे। तो ये बताओ जब इससे पार्टिकल निकलने निकलेंगे तो ये सिकुड़ेगा कि फूलेगा, मतलब स्वेल करेगा कि स्विंग करेगा। हाँ ठीक है ना। तो देखो जब ये वाला इसके कंसेंट्रेशन के कांटेक्ट में आएगा तो श्रिंक करेगा, और जब इसके आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 0.4 हो गया तो डाइल्यूट कौन सा हो गया, अब ये हो गया। तो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के इधर जाएंगे, तो जब इधर पार्ट सॉल्वेंट की संख्या बढ़ने लगेगी तो ये स्वेल कर जाएगा। ठीक है बेटा, यही आंसर है कि अलग है, उल्टे हैं। हाँ तो अब आगे समझ में बेटा। चलो ठीक है फिर, है अब जल्दी से अपनी इंग्लिश की क्लास कर लो। हाँ, और तुम्हारा वाला जो है क्या नाम है तुम्हारा बेटा, रंजन। रंजन तो चला ही गया। चलो कोई नहीं, तो बच्चों आप लोग अब तो क्विट करके जाओ फिर। अच्छा है, रंजन है ना, बाकी बच्चे अपने इंग्लिश का। रंजन एक बार तुम अपना सवाल दोबारा बोलना, मैंने रात पढ़ तो लिया था, और एक बार। अरे तेरी आवाज तो भयंकर हो रही है। हाँ बताना क्या है। अरे आवाज साउंड की तरह आ रही है। चल कोई नहीं, ऐसे करना, मैं तुझे जो है ना दोपहर में तुझे कॉल, मतलब दोपहर में मेरी क्लास इंग्लिश 11th की खत्म होती है 11:45 बजे, मैं तुझे 12 बजे करीब कॉल करके ही बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा रंजन, अभी पता नहीं क्या भड़बड़ा रही है तेरी आवाज में। हाँ जी तनिष्क का कुछ पूछना है। दीपेश बेटा क्विट कर दे, हम इंग्लिश की क्लास करें।